नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। एक तरफ चीन की खूनी साजिश, दूसरी तरफ पाकिस्तान की नापाक हरकतें, और इन दोनों के बीच हिमालय की चोटी पर चट्टानी इरादों के साथ डटे भारत के सैनिक, जिनके बीच जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हुंकार भरी। वैसी ही हुंकार जिसके बारे में रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था। सिंह की हुंकार है, हुंकार निर्भय वीर नर की। सिंह जब वन में गरजता है, जंतुओं के शीश फट जाते हैं, प्राण लेकर भीत कुंजर भागता है, योगियों में पर अभय आनंद भर जाता, सिंह जब अपने हृदय में नाद करता है। लेह के नीमू इलाके में पीएम मोदी ने किसी देश के नेता का नाम नहीं लिया। सिर्फ इतना कहा कि हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो वहीं सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को अपना आदर्श मानते हैं। इतने भर से चीन की चीख निकल गई। जवाब देने के लिए चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चाओ लिजियान सामने आए। उनको चीन में वुल्फ वॉरियर कहा जाता है, भेड़िए से लड़ने वाला योद्धा। लेकिन वो भी भेड़ियों से लड़ते लड़ते भेड़िए की तरह गुर्राना ही सीख पाए शायद। इसलिए समझ में नहीं आया कि शेर की दहाड़ का जवाब भेड़िए जैसी गुर्राहट नहीं हो सकती। फिर भी वो गुर्राए। और जब भारत और चीन के बीच सेना और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत चल रही है, तो किसी भी पक्ष को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे हालात बिगड़ जाएं, ये कहा उन्होंने। जबकि लेह जाकर पीएम मोदी ने सिर्फ इतना ही तो समझाया है कि वो मानवता के लिए शांति और मित्रता की बात करना जानते हैं, तो ये भी जानते हैं कि शांति के लिए भी वीरता पहली शर्त है, और भारत को ये शर्त मंजूर। सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा। साखी हैं उनकी महिमा के, सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। कलम आज उनकी जय बोल। माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। लेह में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की इसी कविता से जवानों में जोश भर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान कृष्ण के उदाहरण से भारत की परंपरा और संस्कृति के बारे में जवानों को मंत्र दिया। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। पीएम मोदी ने जवानों को बताया कि देश की धरती की सुरक्षा के लिए हमारा संकल्प उन पहाड़ों जितना ऊंचा है जिनकी वादियों में पीएम मोदी सिंहनाद कर रहे थे। ये धरती वीर भोग्या है, वीरों के लिए है। इसकी रक्षा सुरक्षा को हमारा समर्थ और सामर्थ्य, हमारा संकल्प हिमालय जितना ही ऊंचा है। इसके बाद पीएम मोदी ने जवानों को बहादुरी और जाबाजी के बहुत से मंत्र दिए। खड्गेन आक्रम्य भंजितः, खड्गेन आक्रम्य भुंजितः, वीर भोग्या वसुंधरा, यानी वीर अपने शस्त्र की ताकत से ही
धरती की, मातृभूमि की रक्षा करते हैं। भारत माता की वंदे। जवानों की हौसला अफजाई और जाबाजी के मंत्रों के बाद बारी थी उन दुश्मनों को संदेश देने की जो भारत के शांति पसंद होने को उसकी कमजोरी समझने की भूल कर बैठे हैं। ऐसे दुश्मनों को प्रधानमंत्री ने कड़े लफ्जों में बता दिया कि अमन के लिए भारत प्रचंड वार करना भी जानता है। दुनिया की, मानवता की प्रगति के लिए शांति और मित्रता हर कोई स्वीकार करता है, हर कोई मानता है बहुत जरूरी है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता। कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत चीन विवाद के बीच लेह पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। प्रधानमंत्री के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत और थल सेना अध्यक्ष एम नरवणे भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री के लेह के दौरे से हर कोई हैरान रह गया, लेकिन पहाड़ों की सुरक्षा में लगे हमारे प्रहरियों का जोश कई गुना बढ़ गया। प्रधानमंत्री लेह से 35 किलोमीटर दूर नीमू नाम की जगह पर गए, जहां उन्होंने जवानों से मुलाकात की। नीमू में प्रधानमंत्री के पहुंचते ही पूरी वादी जवानों के भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंजने लगी। नीमू में प्रधानमंत्री को 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने LAC पर तैयारियों का पूरा ब्यौरा दिया, फिर जवानों की हौसला अफजाई की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने नीमू की वादियों से चीन की विस्तारवादी नीति पर ऐसी चोट की जिसकी टीस चीन को शायद लंबे समय तक होती रहेगी। साथ ही उन्होंने बता दिया कि भारत विकासवाद की नीति पर चलने वाला देश है, इसलिए चीन अपनी विस्तारवाद की नीति से भारत को कभी हरा नहीं सकता। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। आज विश्व विकासवाद को समर्पित है और विकास की खुली स्पर्धा का स्वागत कर रहा है। बिना चीन का नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को बता दिया कि वो दुनिया में जिस नीति पर काम कर रहा है उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने भारत के जवानों की ताकत और साहस की भी मिसाल देकर दुश्मनों को ये बताया कि भारत से उलझना कितना महंगा पड़ सकता है। भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर वही देखी है और आपकी फ्यूरी भी। साथियों, लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक है, 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक है। भारत चीन सीमा के पास खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों के बाण से दुश्मनों को छलनी कर दिया। लेह में पीएम मोदी के सिंहनाद की गूंज बीजिंग तक सुनाई दी। शायद यही वजह थी कि प्रधानमंत्री का दौरा खत्म होने से पहले इस तरह पीएम मोदी के लेह पहुंचने की इन तस्वीरों ने हर किसी को चौंका दिया। चीन इस कदम से सहम गया तो दुनिया हैरान हो गई। लेकिन पीएम का यह दौरा हमारे जवानों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं रहा। यही वजह थी कि पीएम का भाषण खत्म होते ही पूरा इलाका भारत माता की जय के नारों से गूंजने लगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
की भारत माता। भारत और चीन का एक और फर्क पीएम मोदी के लेह दौरे से साफ हो गया। पीएम मोदी को पूरे भारत को अपनी फौज की वीरता, पराक्रम, अनुशासन और बलिदान पर भरोसा है, जबकि चीन में इसका ठीक उल्टा चल रहा है। वहां शी जिनपिंग को लगातार यह डर सता रहा है कि कहीं चीन में उनके खिलाफ विद्रोह की जो चिंगारी सुलग रही है, उसने वहां की सेना भी तो शामिल नहीं हो जाए। पिछले एक हफ्ते में उसी डर से चीन की सरकार ने अपनी सेना के लिए कई नियम कायदे बनाए हैं। एक दिन पहले ही चीन की सरकार ने 50 लोगों की एक कमेटी बनाई जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी चीन की सेना में अनुशासन पर नजर रखेगी। यह कमेटी सीधी चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन को रिपोर्ट करेगी। इससे पहले चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस हुई थी। ये नीतियां तय करने के लिए चीन के कम्युनिस्ट नेताओं की सबसे बड़ी बैठक होती है। उसी में यह तय किया गया कि चीन के जो रिजर्व सैनिक हैं वो अब वहां के प्रांतों की सरकारों को रिपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि सीधे शी जिनपिंग की कैबिनेट और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के अधीन रहेंगे। माना जा रहा है कि ऐसा करके चीन की सरकार ने अपने प्रांतों में किसी भी तरह के सैनिक विद्रोह की आशंका मिटाने की कोशिश की, जो शी जिनपिंग की नीतियों से खुश नहीं है। चीन में पूर्व सैनिकों के असंतोष का भी खतरा था। इसलिए नेशनल पीपुल्स कांग्रेस में ही चीन ने पूर्व सैनिकों के लिए भी झुंझुना बजाया। गलवान घाटी में मारे गए चीनी सैनिकों के शव छिपाने से जो हालात बिगड़े, उसी को संभालने के लिए शी जिनपिंग ने ऐलान किया कि पूर्व सैनिकों और उनके परिवार का पूरा ख्याल रखा जाएगा। जंग में मारे गए चीन के सैनिकों के शव को कंधा देने का दम शी जिनपिंग, उनकी सरकार के मंत्री, चीन की सेना के अफसर नहीं दिखा पाए, जबकि पीएम मोदी ने बार बार सरहद पर जाकर यह दिखाया है कि भारत की सरकार और यहां की 130 करोड़ जनता अपने सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। चीन को भी यह दिख रहा है और यही देखकर डर लग रहा है कि कहीं भारत के लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री का दम चीन की कम्युनिस्ट तानाशाही का नामो निशान न मिटा दे। गलवान घाटी की हिंसक झड़प के बाद चीन में लोगों ने जिस तरह भारत के शहीदों के सम्मान का हवाला देकर चीन की सरकार को ताने मारे, उससे चीन के होश उड़े हुए हैं कि कहीं लोकतंत्र की बयार चीन में असंतोष की चिंगारी में को विद्रोह के शोलों में न बदल दे। चीन की सेना अपनी हेकड़ी दिखाने के लिए भारत की सीमा में जब घुसपैठ करती है तो पत्थरों पर, दीवारों पर नारे लिखकर भाग जाती है। उसे लगता है इसी से कम्युनिस्ट तानाशाही का विस्तार हो जाएगा। लद्दाख के पास भी चीन ने ऐसा ही एक बैनर लगाया है। पीएम के साथ भारतीय सैनिकों की कदमताल ने चीन के मंसूबों को मटियामेट कर दिया। इससे पहले भी वो सियाचिन से लेकर उत्तराखंड तक ऐसे ही करता रहा। पीएम भी सियाचिन जाते रहे हैं, उत्तराखंड भी जाते रहे हैं। सीमा पर जाकर सैनिकों के बीच समय बिताकर, उनका हौसला बढ़ाकर वो पड़ोसी देशों को आईना दिखाते रहे। धूमिल की कविता के मायने समझाते रहे कि हिमालय के पूरब और पश्चिम दोनों तरफ न कोई प्रजा है न कोई तंत्र है। ये आदमी के खिलाफ आदमी का खुलासा षड्यंत्र है। लेह से हिंदुस्तान की सीधी ललकार। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। दुश्मनों को प्रधानमंत्री का सीधा संदेश। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
न तैयारियों में है कमी, न ताकत में है पीछे। जब देश की रक्षा आपके हाथों में है, आपके मजबूत इरादों में है, तो एक अटूट विश्वास है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! लेह पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने रणनीति और कूटनीति की ऐसी चाल चल दी जिससे चीन की सारी साजिशों का किला एक झटके में जमींदोज हो गया। प्रधानमंत्री ने पूरे 26 मिनट तक नीमू में जवानों की हौसला अफजाई की और इस दौरान उन्होंने चीन पर जिस तरह हमला बोला, उससे चीन की चालबाजियों का ताना बाना तहस नहस हो गया। लद्दाख के नीमू में प्रधानमंत्री ने न सिर्फ दुश्मन को भारत की सैन्य ताकत का एहसास कराया, बल्कि उसे यह संदेश भी दे दिया कि कूटनीति के मोर्चे पर भी वो बहुत पीछे है। पूरे 26 मिनट के अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने बेहद ही नपे तुले अंदाज में यह संदेश भी दिया कि सीमा की सुरक्षा में खड़े हर एक सैनिक के पीछे 130 करोड़ हिंदुस्तानी खड़े हैं और साथ ही पूरी दुनिया भी इस वक्त हिंदुस्तान के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री के लिए पहुंचने से ही पूरे देश के जवानों का हौसला कई गुना बढ़ गया, लेकिन पीएम ने अपनी सरप्राइज विजिट से एक साथ कई निशाने साध दिए। उनके अचानक लेह पहुंचने से चीन चौंक उठा। सीडीएस और सेनाध्यक्ष के साथ होने से चीन को कड़ा संदेश गया। इसके साथ ही ये भारत के सभी दुश्मनों को भी संदेश चला गया कि वो भारत को कमजोर समझने की गलती बिल्कुल न करें। अपने इस दौरे से पीएम ने मौके पर जाकर एलएसी का पूरा जायजा लिया और जानकारी हासिल की और उनके इस दौरे से जवानों का भी हौसला कई गुना बढ़ गया। लेह पहुंचकर प्रधानमंत्री ने न सिर्फ उस जगह को देखा जहां हमारे सैनिक सीना तानकर दुश्मन के सामने खड़े रहते हैं, बल्कि उन परिस्थितियों को महसूस भी किया जिसमें वो काम करते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री ने सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के जवानों और अफसरों से मुलाकात भी की। प्रधानमंत्री के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और थल सेना अध्यक्ष भी थे। अब जबकि प्रधानमंत्री ने सेना के अफसरों के साथ जाकर सीमा के हालात का जायजा ले ही लिया है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में एलएसी को लेकर सरकार बड़े ऐलान कर सकती है। एलएसी को लेकर भारत की नीति में क्या बदलाव होता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना हो, लेकिन सीमाओं पर हमारी तैयारियों में फिलहाल कोई कमी नहीं है और आने वाले वक्त में इसे और कैसे मजबूत किया जाएगा, इसका ब्लूप्रिंट पीएम मोदी ने जरूर रखा। अब देश में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करीब 3 गुना कर दिया गया है। इससे बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट और सीमा पर सड़कें, पुल बनाने का काम भी बहुत तेजी से हुआ है। इसका एक बहुत बड़ा लाभ यह भी हुआ है कि अब आप तक सामान भी कम समय में पहुंचता है। भारत जिस तरह से दुश्मन से घिरा हुआ है, उसके लिए सरहदों की हिफाजत करना और दुश्मनों को सबक सिखाना बेहद जरूरी हो जाता है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने देश की कमान संभालने के बाद से ही लगातार सेना के आधुनिकीकरण और उसे मजबूत बनाने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कमान संभालने के बाद सबसे बड़ा रक्षा सौदा फ्रांस के साथ राफाल फाइटर जेट का किया। इसके साथ ही रूस के साथ S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सौदे पर मुहर लगाई। अमेरिका से भारत ने अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदे और अमेरिका से ही M777 होवित्जर तोप मंगाई गई। इसके अलावा नौसेना के लिए MOD-4 तोप भी ली गई। साथ ही भारत ने इजराइल से हल्की मशीन गन का भी सौदा किया। भारत के ये रक्षा सौदे सिर्फ हमारी सेनाओं को ही मजबूत नहीं बना रहे हैं, बल्कि इनसे दुनिया में भारत का कद भी बढ़ रहा है। लेह में प्रधानमंत्री मोदी ने दुश्मनों को ये साफ संदेश भी दिया कि दुनिया भारत के साथ खड़ी है। गलवान में चीन ने भारत के साथ जो धोखा किया, उसका सबक तो हमारे जवानों ने उसे मौके पर ही सिखा दिया था। चीन की चालबाजी का जवाब देने में हमारे 20 जवान शहीद हुए
और कई जाबाज जख्मी भी हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी उन जख्मी जवानों से भी मिलने पहुंचे। लेह में जख्मी जवानों को प्रधानमंत्री ने उनके वार्ड में जाकर शाबाशी दी और उनके जल्द ठीक होने की दुआ भी मांगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने उनकी वीरता को सलाम किया और कहा कि देश के लिए उन्होंने जो जाबाजी और बहादुरी दिखाई है उसे पूरा देश हमेशा याद रखेगा। जो वीर हमें छोड़ के चले गए हैं वे भी ऐसे ही नहीं है। आप सबने मिलकर के करारा जवाब भी दिया। शायद आप घायल है, अस्पताल में है, इसलिए शायद आपको अंदाज नहीं आता होगा, लेकिन 130 करोड़ देशवासी आपके प्रति बहुत ही गौरव अनुभव। गलवान में हुई हिंसा के बाद चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने की साजिश रच रहे थे। चीन की खुशामद में इमरान खान ने अपने 20,000 सैनिक भी बॉर्डर पर भेज दिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक मास्टर स्ट्रोक से उन सभी साजिशों का ताना बाना तोड़ दिया। मौन है सारी दिशाएं, बोलता कोई नहीं। डोलती मुखबिर हवाएं, बोलता कोई नहीं। वहशियों ने जो मचाया शोर अब खामोश है, फिर भी बोझिल हवाएं, बोलता कोई। यूपी के कानपुर देहात जिले के गांव में आधी रात को जुर्म के वहशियों का शोर गूंजा और फिर पूरा का पूरा गांव सन्नाटे से भर गया। एक हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई 2 थानों की पुलिस पर 50 राउंड से ज्यादा गोलियां बरसाई गई। एक डिप्टी एसपी, 2 सब इंस्पेक्टर, 5 कांस्टेबल शहीद हो गए। पुलिस ने पूरी तैयारी की थी, लेकिन विकास दुबे नाम के 60 से ज्यादा मुकदमों में वांटेड अपराधी के हाथ कानून से लंबे साबित हुए। पुलिस उसे पकड़ने के लिए जाल बिछा पाती उससे पहले ही उसने अपने बिछाए जाल में फंसाकर पुलिस वालों को घेर कर हमला बोल दिया। यह घटना एक अपराधी के दुस्साहस की इंतहा है। बताते हैं कि विकास दुबे ने 19 साल पहले यूपी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ल को थाने के अंदर घुसकर गोलियों से भून दिया था। वो पकड़ा भी गया, लेकिन कोई गवाह नहीं मिलने की वजह से छूट गया था। छूटा तो उसकी दहशत बढ़ी तो नेता बनने की चाहत जागी और वो नेतागिरी भी करने लगा। जिला पंचायत का सदस्य भी चुना गया। विकास दुबे राजनीति के अपराधीकरण की मिसाल बनकर कानपुर देहात में उभरा था। वो जानता था कि किसी दिन कोई पुरानी रंजिश या फिर पुलिस से उसका आमना सामना हो सकता। उसी हिसाब से उसने पूरी तैयारी कर रखी थी। कानपुर देहात के बिकरू गांव में उसने अपना घर भी उसी तैयारी के तहत बनवाया था। उसके घर में बाहर से कोई झांक तक नहीं सकता था, जबकि वो अपने घर की छत से पूरे गांव पर नजर रख सकता था। अब मालूम नहीं कि विकास दुबे के इस किलेनुमा मकान के बारे में दबिश डालने गई पुलिस बेखबर थी या फिर उसका कोई मुखबिर था जिसने पुलिस की दबिश की जानकारी पहले से दे दी थी। दोनों में एक बात तो पक्के तौर पर सच है, वरना विकास दुबे और उसके साथी पुलिस टीम पर इतने भयानक तरीके से हमला करके फरार ना हो पाते। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। कानपुर की सारी सीमाएं सील कर दी गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का आदेश दे दिया। ददुआ और ठोकिया जैसे चंबल के कुख्यात डाकुओं का खात्मा करने वाले आईपीएस अफसर अमिताभ यश की टीम को जिम्मा सौंप दिया गया है कि पुलिस को विकास दुबे चाहिए, जिंदा या फिर मुर्दा। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर में सी और एसओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। विकास दुबे नाम की बदमाश को गिरफ्तार करने के लिए गई थी।
का रास्ता रोकने के लिए पहले ही एक जेसीबी खड़ी कर दी गई। चारों तरफ से पुलिस पर सीधे फायर किया गया। गोलियों का क्रम रुकने का नाम नहीं लिया तो पुलिस वाले इस घर में घुसकर अपनी जान बचाने के लिए भागे। उधर जहाँ पे डेथ हुई उनकी, वो लेटे हुए, वो ऐसे लेटे हुए थे, उन्होंने हमें लग रहा बोरी वोरी से अपने को ढक रखा था कि उनको कोई जान न पाए। जो अपराधी हैं वो बचने न पाए। डर हो जाए, जहाँ में रहता हमारा करेगा। सफेद रंग का एक घर के बाहर खड़ी खुदाई करने वाली मशीन, चारों तरफ मौजूद पुलिस वाले, जगह जगह खून के धब्बे, एक अजीब सा सन्नाटा। यहाँ रहने वाले बाशिंदों की आंखों में एक अजीब सी दहशत। कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके निशान अब भी बाकी हैं। कुछ तो ऐसा हुआ है जिसका खौफ अब भी बाकी है। कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से यहाँ की दरों दीवारों में सुराख हो गए हैं। कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से खिड़कियां टूट गई। कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मातम पसरा। उत्तर प्रदेश की सरकार और वहां की पुलिस मुजरिमों को सबक सिखाने की मिशन पर है। मुजरिमों को उनके ठिकाने यानी जेल की काल कोठरी में डालने के मिशन पर है। तो इसी कड़ी में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे विकास दुबे नाम के इस हिस्ट्री शीटर को दबोचने के लिए कानपुर के बिकरू गांव में गुरुवार की रात 1 बजे पुलिस ने दबिश दी। लेकिन पुलिस को इस बात की जरा सी भी भनक नहीं थी कि इस हिस्ट्री शीटर ने मौत का ऐसा जाल बिछा रखा है जिसमें फंसना तय। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस के जाबाजों ने मौत के इस जाल में फंसने के बाद भी हथियार नहीं डाले और मौके पर मौजूद कुख्यात अपराधियों से आखिरी सांस तक लड़ते रहे, जिसमें एक सीओ और एक एसओ समेत 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। जी हाँ, 8 पुलिस वाले। राइफल बरामद हो गई है जिससे इन्होंने हमारे पुलिसकर्मियों को रात्रि में छलनी किया था, और वो पिस्टल भी बरामद हुई है इन अपराधियों से जो इन्होंने हमारे एक थानाध्यक्ष से रात में गोली मार के उसको लूट लिया था। वो पिस्टल भी बरामद हो गई है। जो अपराधी इस समय भागे हुए हैं उनके लिए हमारी टीमें अभी भी कॉम्बिंग कर रही हैं। जनपद की सीमाएं पूरी तरह सील हैं। आसपास के जनपदों में भी चेकिंग की जा रही है। 8 पुलिस वालों की मौत का गुनहगार विकास दुबे नाम का ये कुख्यात अपराधी कौन है? इसके नाम कितने मुकदमे दर्ज हैं? जुर्म की दुनिया में ये किस नाम से कुख्यात है? इसकी पूरी कुंडली आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि कानपुर के बिकरू गांव में गुरुवार की रात आखिर हुआ क्या। दरअसल कानपुर के बिकरू गांव के ही एक शख्स ने हिस्ट्री शीटर विकास दुबे पर जानलेवा हमला करने की एफआईआर दर्ज कराई थी। लिहाजा विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए रात के 1 बजे के करीब स्थानीय पुलिस दबिश देने उसके घर पहुंची। लेकिन विकास दुबे की मौके पर पहुंचे एसओ से कहा सुनी हो गई और उसके गुर्गे पुलिस टीम से हाथापाई पर उतारू हो गए। इसके बाद एसओ ने आनन फानन में सीओ बिल्हौर देवेंद्र कुमार को सूचना देकर और पुलिस फोर्स भेजने की मांग की। सूचना मिलते ही खुद सीओ बिल्हौर 4 थानों की फोर्स लेकर मौके पर पहुंच गए। लेकिन विकास दुबे ने पुलिस का रास्ता रोकने के लिए पूरी प्लानिंग कर रखी थी। उसने अपने घर के ठीक सामने रास्ते पर खुदाई करने वाली मशीन खड़ी कर रखी थी और गैंगस्टर विकास दुबे के गुर्गे आसपास बने घरों की छतों पर चढ़ गए। फिर जैसे ही मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने विकास के घर को चारों तरफ से घेरने की तैयारी शुरू की, वैसे ही कुख्यात अपराधी विकास दुबे ने अपने किले नुमा बने मकान से पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग करने शुरू कर दी। पुलिस वाले पूरी तरह से घिर चुके थे और विकास दुबे की गैंग में शामिल बदमाश अत्याधुनिक हथियारों से उन पर गोलियां बरसा रहे थे। पुलिस और बदमाशों की ये मुठभेड़ करीब 1.5 घंटे तक चलती रही, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और 7 गंभीर रूप से जख्मी, जबकि विकास दुबे समेत बाकी के बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। आप देख सकते हैं ये जो सफ़ेद घर दिख रहा है ये उसी हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का घर है। इसी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहुंची थी, लेकिन उसको इसकी पहली जानकारी मिल जाने के कारण आप देख सकते हैं कि पुलिस का रास्ता रोकने के लिए
पहले ही एक जेसीबी खड़ी कर दी गई है और उसके बाद चारों तरफ से सबसे पहले इस सफ़ेद वाले घर से जो विकास दुबे का घर है वहाँ से पुलिस पर सीधे फायर किया गया और जब पुलिस ने बचने के लिए जो ये बगल में घर बना हुआ है यहाँ पर बचने के लिए जब भागी तो यहाँ पर भी कुछ लोग पहले से घात लगा कर बैठे थे और उन पर ताबड़तोड़ फायर किया गया, जिसके मद्देनज़र आप देख सकते हैं कि काफ़ी मात्रा में यहाँ पर जो पुलिस को गोलियां लगीं उसके चलते खून पड़ा हुआ है और जब गोलियों का क्रम रुकने का नाम नहीं लिया तो पुलिस वाले इस घर में घुसकर अपनी जान बचाने के लिए भागे। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी बेहद सकरा रास्ता है और उनको पहले से आभास था कि जब पुलिस घिरेगी तो कहीं ना कहीं इसी रास्ते से भागेगी और इसी के मद्देनज़र पहले से ही यहाँ पर भी जो बदमाश थे वो मौजूद थे और ये आप देख रहे हैं कि जहाँ पर इस वक्त पुलिसकर्मी खड़े हैं यहीं पर सीओ जो हैं वो गोली लगने के कारण पड़े हुए थे और फिर बताया जाता है कि एक बदमाश ने ललकारते हुए कहा कि आप देखिए कि ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, उसके बाद फिर उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। विकास दुबे के घर की छत पर AK-47 और स्प्रिंगफील्ड जैसे अत्याधुनिक हथियारों के भी कई खोखे बरामद किए गए हैं। लिहाजा पुलिस और बदमाशों की इस मुठभेड़ में सेमी ऑटोमेटिक वेपन का इस्तेमाल किए जाने की बात भी सामने आ रही है। न्यूज़ 18 इंडिया के रिपोर्टर उस रात के मंजर को सामने से देखने वाले लोगों से मिले और उनसे बातचीत की तो पता चला कि रात में अचानक गोलीबारी शुरू हुई थी। पुलिस वाले घिर गए थे और उन्हें बच निकलने का रास्ता नहीं मिला। वहाँ से देखा तो उधर भी आदमी थे, इधर भी, तो हमें मतलब लगा कि सब आदमी लोग हैं जो फायरिंग कर रहे हैं और यहाँ पे तो 1-2 बार और भी फायरिंग हो चुकी है 1 साल में, तो हम कुछ नहीं। फिर उसके बाद एक हमको दिखे कि मेरे आंगन में एक लोग उधर जहाँ पे डेथ हुई उनकी वो लेटे हुए हैं, तो वो ऐसे लेटे हुए थे, उन्होंने हमें लग रहा बोरी वोरी से अपने को ढक रखा था कि उनको कोई जान ना पाए। तो वो जो वहाँ पे आदमी था वो कह रहा देखो देखो वो छुपा हुआ है, वो बच जाते अगर वहाँ पे आदमी ना होता। वो जो दीवार है वहाँ पे घर भी दिखाया था हमने, तो वो बोला वो देखो देखो छुपा हुआ है, तो वो जो दीवार छोटी वाली उससे फान के 4 आदमी आए। न्यूज़ 18 इंडिया के रिपोर्टर विकास दुबे के घर की छत पर भी पहुंचे, जहां से उसके गुर्गे पुलिस वालों को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। तो यहां पहुंचने पर पता चला कि विकास दुबे को पुलिस की हर हरकत का पहले से पता था, लिहाजा उसने ऊंचाई से पुलिस वालों पर हमले का प्लान बना रखा था। अपने घर की छत के साथ आसपास बने घरों की छत से भी उसके गुर्गे पुलिस वालों पर गोलियां बरसा रहे हैं। कि जैसे ही पुलिस उसके इस घर के पास पहुंची तो आप देख सकते हैं इतना बड़ा घर है, आलीशान घर है, उसके जो दीवारें हैं उनके ऊपर कटीले तार लगाए गए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक जैसे बिजली का करंट भी ऐसा छोड़ा जाता था ताकि यहाँ पर कोई उनके घर तक ना पहुँचा। और ये देखिए पूरी दीवार के वहाँ पर जब पुलिस पार्टी बाहर पहुँची तो इनकी निगाहें ऊपर से ही थी, क्योंकि गाड़ियाँ जब लाइट जलाकर पुलिस की आई होंगी देर रात को 12 बजे के आसपास, तो यहाँ पर कि सभी घरों में कोई ना कोई छिपा हुआ था, क्योंकि सभी घरों की छतें आप देख सकते हैं 12 फुट पर सब हर घर की छत है और इन घरों में लोग सोए हुए थे, क्योंकि कई जगह कपड़े बिखरे हुए हैं सब कुछ। और जब पुलिस पार्टी ने यहाँ पर जैसी गाड़ियाँ रोकनी शुरू करी तो और पुलिस बल जो है पैदल चलने लगा, तो उसी दौरान उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग पुलिस पार्टी पर उन छतों से की, जैसे ऊंचाई से हम आपको दिखा रहे हैं ऐसी फायरिंग की जा रही थी और फायरिंग ताबड़तोड़ आधुनिक हथियारों से की जा रही थी। विकास दुबे और उसके साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग तो निकले, लेकिन पुलिस ने उनकी तलाश जारी रखी। इस दौरान शुक्रवार की सुबह पुलिस की मुठभेड़ में 2 लोगों के मारे जाने की भी पुष्टि हुई। पुलिस के मुताबिक मारे गए 2 लोगों की पहचान प्रेम प्रकाश और अतुल दुबे के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने दोनों मृतकों की पहचान की है। अतुल दुबे कुख्यात अपराधी विकास दुबे का मामा और साथी था, जिसके पास से राइफल और पुलिस से छीनी गई पिस्टल बरामद हुई है। तफ्तीश जारी है, पुलिस का कार्रवाई भी हो रही है। मुझे बताया गया है कि 2 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे भी गए हैं और टीमें अभी भी कार्यरत हैं, बॉर्डर सील हैं और एसएसपी जो हैं कई टीम्स का सुपरविज़न कर रहे हैं और बराबर सवेरे से ऑपरेशंस हो रहे हैं। इन ऑपरेशंस में एसटीएफ की भी हमारी टीम लगी हुई है, यहाँ की भी और जो लखनऊ से भेजी गई है वो भी। शहीद हुए 8 पुलिस वालों के घरों में मातम पसरा है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो यूपी के मुख्यमंत्री भी कानपुर पहुंचे और वारदात की पूरी जानकारी ली। साथ ही ये ऐलान भी किया कि अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। विकास दुबे और उसकी कातिल कंपनी को उनके किए की मुकम्मल सजा दी जाएगी।
यूपी के कानपुर देहात में पुलिस की टीम जिस विकास दुबे को पकड़ने गई थी उसे शिवली का डॉन कहा जाता है। शिवली वहां का एक छोटा सा कस्बा है, करीब 14-15 हजार की आबादी वाला, जहां विकास दुबे और उसके गैंग की दहशत 30 साल से थी। विकास दुबे कानपुर और आसपास के इलाके में राजनीति के उसी अपराधीकरण का विस्तार था जिसकी शुरुआत 1970 के दशक में पूर्वी उत्तर प्रदेश से हुई। अपराध से पैसा, पैसे से गिरोह, गिरोह से दहशत और दहशत से राजनीति का जो ये चक्रव्यूह पूर्वी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, उसी में बाद में बिहार भी फंस गया। इसे तोड़ने की कोशिश भी हुई लेकिन नाकाम रही, क्योंकि अपराध से राजनीति में आए लोग ही बाद में नए अपराधियों के गॉडफादर और रोल मॉडल बन गए। अपराध की राजनीति में जाति का खेल भी खूब खेला गया, क्योंकि अपराध के बाद सियासत में दाखिल होते ही अमूमन हर शख्स ने खुद को अपनी जाति का मसीहा घोषित कर दिया, रॉबिन हुड टाइप की इमेज बना ली। विकास दुबे के डॉन बनने की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उसकी जो हिस्ट्री शीट पुलिस ने जारी की है उसके मुताबिक विकास दुबे के खिलाफ 1990 में कानपुर के चौबेपुर थाने में मारपीट का पहला केस दर्ज हुआ था, 1990 में। उसके बाद मुकदमों की लाइन ही लग गई। हत्या, हत्या की कोशिश, लूट, डकैती, चोरी, अवैध हथियार रखना, ड्रग्स की तस्करी जैसे 60 मुकदमों की फहरिस्त तो पुलिस के पास ही। उस पर गैंगस्टर एक्ट लगा, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई हुई, वो पकड़ा गया और जमानत पर छूट गया। कई मुकदमों में बरी भी हो गया क्योंकि कोई गवाह नहीं था। उसकी हिस्ट्री शीट बताती है कि पुलिस के हाथ कभी उस तक ठीक से पहुंच ही नहीं पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए, ये हर वो पुलिस वाला जानता है जो विकास दुबे को जानता है। चर्चा यही है कि कभी नेताओं ने पुलिस के हाथ बांध दिए तो कभी विकास दुबे की दौलत ने, वो दौलत जो उसने अपराध और राजनीति के गठजोड़ से कमाई। अंदाजा यही है कि उसकी हैसियत कम से कम 50 करोड़ की तो होगी। पूरे कानपुर देहात में यह चर्चा आम है कि उसने अपने गैंग के दबदबे से खुद भी चुनाव जीते, दूसरों को भी जितवाए। नेताओं ने उसका इस्तेमाल किया, उसने नेताओं का, और बन गया इलाके का डॉन। कानपुर देहात से करीब 300 किलोमीटर दूर सुल्तानपुर के कवि हैं डीएम मिश्रा नाम के। उन्होंने विकास दुबे जैसों के बारे में ही लिखा था कि सत्ता की कामयाबियों में देखिए उसे, सत्ता की कामयाबियों में देखिए उसे, जनता की परेशानियों में देखिए उसे। कहने को तो वो माननीय हो गया, मगर इस मुल्क की बर्बादियों में देखिए उसे। लोगों के वास्ते वो था एक देवता समान, जब राज खुला सुर्खियों में देखिए उसे। इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस के अपने जवानों की शहादत और उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में दबिश देने गई पुलिस टीम पर हमला कर 8 पुलिस कर्मियों को शहीद करने वाले हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का जुर्म की दुनिया में अपना नाम है। शिवली के डॉन के नाम से विकास दुबे कुख्यात है, तो बचपन से ही वो अपराध की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहता था। पहले उसने गैंग बनाया, फिर लूट, डकैती और हत्याओं को अंजाम देने लगा। यही नहीं, 19 साल पहले उस पर थाने में घुसकर एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री की हत्या करने का आरोप भी लगा। इसके बाद उसने राजनीति में हाथ आजमाने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
विकास कई बार गिरफ्तार हुआ। एक बार तो लखनऊ में एसटीएफ ने उसे दबोचा भी था। कानपुर देहात के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव के रहने वाले विकास के बारे में बताया जाता है कि उसने युवाओं की फौज तैयार कर रखी है। वो कानपुर नगर से लेकर कानपुर देहात तक लूट, डकैती और मर्डर जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम देता रहा है। कानपुर में एक रिटायर्ड प्रिंसिपल सिद्धेश्वर पांडे हत्याकांड में इसे उम्र कैद की सजा भी हुई थी। जो भी अपराधी इसके लिए जिम्मेदार हैं वो न बच पाएंगे, न छिप पाएंगे, न उन्हें कोई बचा पाएगा। उनको खोज निकालने के लिए बड़े स्तर पर कार्रवाई हो रही है। कई टीमों का गठन हो चुका है और एक एक अपराधी को खोज निकाला जाएगा। कैसे इस प्रकार की घटना को अंजाम देने में अपराधी सफल हुए हैं, इसका भी पता लगाया जा रहा है। विकास कितना शातिर अपराधी है, इसका पता इसी से लगाया जा सकता है कि उसने पुलिस को रोकने के लिए और उसकी घेराबंदी करने के लिए पूरा इंतजाम कर रखा था। उसने एक जाल बिछा रखा था। यही नहीं, कयास तो यहां तक लगाए जा रहे हैं कि विकास को करीब 50 से ज्यादा पुलिस वालों के आने की खबर पहले ही लग चुकी थी, जो कहीं ना कहीं ये साबित भी करता है कि इस बदमाश की पहुंच ऊपर तक है। उधर विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे का एक पोस्टर भी वायरल हो रहा है। ये पोस्टर उस वक्त का है जब ऋचा दुबे खीमऊ से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही थी। जिला पंचायत सदस्य पद की दावेदार ऋचा दुबे को उस वक्त समाजवादी पार्टी का समर्थन हासिल था। उसके पोस्टर में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की तस्वीरें भी साफ दिखाई दे रही हैं। तो आपको बता दें कि विकास दुबे ने पंचायत और निकाय चुनाव में कई नेताओं के लिए काम किया। 2001 में विकास दुबे ने बीजेपी सरकार में एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला को थाने के अंदर घुसकर गोलियों से भून डाला था। इस हाई प्रोफाइल मर्डर के बाद शिवली के डॉन ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया और कुछ महीने के बाद जमानत पर बाहर आ गया। इसके बाद इसने राजनेताओं के संरक्षण से राजनीति में एंट्री की और नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी जीत गया। साल 2018 में विकास दुबे ने अपने चचेरे भाई अनुराग पर जानलेवा हमला किया था। उसने माती जेल में बैठकर पूरी साजिश रची थी। अनुराग की पत्नी ने विकास समेत 4 लोगों को नामजद भी किया था। इस समय विकास दुबे के खिलाफ 60 से ज्यादा मामले यूपी के कई जिलों में चल रहे हैं। पुलिस ने इस पर 25,000 का इनाम भी रखा हुआ था। हत्या और हत्या की कोशिश में पुलिस इसकी तलाश कर रही थी, तो फिलवक्त लखनऊ के कृष्णा नगर में उसके घर पर पुलिस ने दबिश दी, जहां कुछ दिनों पहले विकास दुबे रह रहा था। हालांकि विकास दुबे तो पुलिस के हाथ नहीं लगा, लेकिन उसकी मां से पुलिस ने जरूर पूछताछ की। लखनऊ पुलिस की छापेमारी शुरू हो गई है। 2 एसीपी के नेतृत्व में एक बड़ी पुलिस टीम विकास दुबे के ठिकानों पर पहुंच चुकी है। लखनऊ के कृष्णा नगर इलाके में ये विकास दुबे का घर बताया जा रहा है, जिसमें उसकी पत्नी रहती थी, उसके भाई भी यहाँ पर रहते थे और कभी कभी विकास दुबे भी यहाँ पर आता था। पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँच गई है। इस घर में सर्च शुरू हो गया है। कोशिश की जा रही है कि यहाँ से कहीं कुछ जानकारी जुटाई जाए। करो तो मार डालो जाए उनका, और जहाँ में रहता मारा सब लड़का बेटिया उनकी मरिया है। तो करी हे दुर्गा मैया, जो दूसरे की आत्मा दुखी है, जिसने किया है उसे फल मिला है। हम तो सभी रो ही रही और क्या कर रहे हैं। इससे पहले विकास दुबे पुलिस से बचने के लिए लखनऊ स्थित अपने इसी घर में छिपा करता था। तो कुछ समय पहले ही एसटीएफ ने उसे कृष्णा नगर से गिरफ्तार कर जेल भी भेजा था। लेकिन किसे पता था कि जेल से निकलने के बाद वो इस तरह की बड़ी घटना को अंजाम देगा, जिसमें यूपी पुलिस के 8 पुलिसकर्मी शहीद हो जाएंगे और 7 गंभीर रूप से जख्मी। लिहाजा पुलिस अब विकास की सरगर्मी से तलाश कर रही है और उस विभीषण का भी पता लगा रही है, जिसने पुलिस की एक एक कदम की जानकारी इस तक पहुंचाई।